एक साधारण किसान परिवार से हूँ। यहाँ तो पिछले 5 साल में सब विनाश हुआ है। यहाँ जो माननीय बहन जी के दौरान, सरकार के दौरान जो जो ये विकास हुए वो 10 साल में एक एक करके सब खत्म हुए। तब तो ये कहते थे पत्थर वाली सरकार, अखिलेश यादव खुद कहते थे। तो क्या जंगल रहना चाहिए? ये तो जंगली लोग हैं, इनको तो जंगल पसंद है। आज क्या है कि फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा। हमारा ये मानना है कि मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आज क्या है, आज हमारे एमएलए एमपी इसलिए बैठे हैं कि मोदी पे वोट मिल जाएंगी। उनको ये लगता है कि हम कुछ भी ना करें तब भी हम जीत जाएंगे, तो इसलिए उनकी जवाबदेही जनता के प्रति खत्म हो गई है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादरी विधानसभा, और दादरी विधानसभा में मेरे साथ हैं मनवीर भाटी, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं। चुनाव जो तारीख है उनकी ऐलान होने के बाद जो प्रचार है वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं जनता से, उनके बीच में जाकर और मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मनवीर भाई, आप पहले अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि दर्शक हैं वो अभी पहले जान लें कि मनवीर भाटी आखिर हैं कैसे, राजनीतिक उनका सफ़र पूरा कैसे रहा। देखिए, मैं चाहूँगा कि मैं अपने बारे के बजाय यहाँ के लोगों की परेशानी के बारे में बताऊँ, क्योंकि मुद्दा यही है। पहले आप अपने बारे में, वो भी सवाल करेंगे हम, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। कॉलेज के टाइम से बताओ। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मैं यामा में नौकरी करता था, दिन में कॉलेज जाता था। मेरे साथियों ने मुझे जबरन चुनाव लड़ाया, मेरी कोई दिलचस्पी रहती नहीं थी, और वहाँ हम छात्र संघ का चुनाव बाकायदा हम बस से, ऑटो से जाके जीत गए। और चुनाव जब नोएडा के काफ़ी वहाँ धनबनी लोग थे जो चुनाव लड़े थे, तो उस वक़्त फिर जब सारे छात्र छात्राओं ने मुझ पर भरोसा किया, तो चुनाव जीतना, मैंने अपने साथियों से एक ही बात कही थी कि चुनाव जीतना, वो खुशी में, लहर में इधर उधर अपना पार्टी शार्टी मनाने लग गए। तो तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि हमारी चुनौती चुनाव जीतना नहीं था, हमारी चुनौती अब शुरू होती है। चूँकि हमें भरोसा दिया है, वो धनबली प्रत्याशी की गाड़ी में बैठ के छात्र छात्राएँ आती थी, उनकी कैंटीन में खाना खाया, उनके बनाए गए वोटर कार्ड को यूज किया, लेकिन वोट हमें दिया। तो हमने यही उनसे कहा कि उन्होंने हम पे भरोसा किया है, और उस भरोसे को कायम करना हमारी चुनौती है। और वहीं से युवाओं के बारे में, अपने क्षेत्र के किसान, नौजवान, मजदूर, उनके हित में काम करने की दिशा और दशा मुझे वहाँ से मिली। कॉलेज को मैं अपना मंदिर मानता हूँ, और अपना वहाँ से मुझे वो आवाज़ मिली। और तभी से माननीय बहन जी की सरकार 2007 में आई थी, तो पहला ज्ञापन माननीय बहन जी को ही हमने दिया था। 0 पॉइंट पे वो आई थी शायद अक्टूबर नवंबर में समीक्षा करने। तो वहाँ से हमने अपनी एक तरह से सामाजिक जीवन और जो यहाँ के क्षेत्र के हित के लिए लड़ना शुरू किया था। क्या लगता है आपको, पिछले 5 सालों में जो क्षेत्र के विकास को आप कैसे देखते हैं, अपने क्षेत्र के, खासकर दादरी विधानसभा? विकास नहीं, यहाँ तो पिछले 5 साल में सब विनाश हुआ है। यहाँ जो माननीय बहन जी के दौरान, सरकार के दौरान जो ये विकास हुए वो 10 साल में एक एक करके सब खत्म हुए। देखिए, यहाँ ग्रेटर नोएडा का पैसा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर खर्च होगा, नोएडा प्राधिकरण का पैसा नोएडा प्राधिकरण के अंदर खर्च होगा। शासन से एक पैसा नहीं आता है, और ना ही हम यहाँ से जाता है। यहाँ के किसानों की ज़मीन का पैसा, यहाँ के घर खरीदार का पैसा, यानी यहाँ प्राधिकरण का जो बजट है वो यही खर्च होगा। ये माननीय बहन जी की सरकार में था। पिछली सरकार ने उसको तोड़ के हमारे किसानों की ज़मीन के पैसे को, यहाँ के घर खरीदारों के और यहाँ के पैसे को सफाई में उन्होंने लगाया, सफाई को चमकाया। इस सरकार ने, माननीय योगी जी ने, हमारी ज़मीनों के पैसे से और हमारे यहाँ के घर खरीदारों के पैसे से गोरखपुर को चमकाने में लगे रहे। यहाँ पूरी तरह से विनाश हुआ है। माननीय मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने यहाँ का जिला ख़त्म करके इस क्षेत्र का अपमान किया।
उनके बेटा जी ने, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, उनके बेटा जी ने यहाँ क्षेत्र पंचायत के चुनाव ख़त्म करके यहाँ अपना अपमान किया। और माननीय योगी जी ने दादरी की धरती हमारे गुजरों की सम्राट मानी जाती है, राजधानी मानी जाती है। और इसी धरती पर हमारे समाज के सम्राट मीर भोज अटल जी ने भी उनका बाकायदा नाम लिखा था। बाकी बहुत नेताओं ने, साहब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में नाम लगाए थे। हमारी ही ज़मीन पर हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दी, किसी सरकार ने ज़मीन उस स्कूल की नहीं दी। हमारे पूर्वजों दी गई ज़मीन पर हमारे ही समाज के लोगों द्वारा बनाई गई हमारे सम्राट की तस्वीर और हमारे समाज के जो वीर सम्राट वीर भोज के मुँह पे कालिक पोत कर हमारे घर में हमारा अपमान किया। तो नौजवान इसको नहीं भूलने वाला है। आप आप पूछिएगा, भाजपा के कार्यकर्ता भी बात कहते हैं कि यहाँ काम किया तो बहन जी ने किया है। पिछली सरकार के मंत्री कह के चले गए कि नोएडा तो 60 साल आ गए। इस दो साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कह गए थे नोएडा तो 40 साल आ गए। किया किसने? वो उनको ये भी बताना चाहिए था कि माननीय बहन जी ने इतना इसको चमका दिया कि 60 साल ऑलरेडी आ गए। माननीय बहन जी का अपने आप नहीं हुआ ना, किसी ने तो किया। तो माननीय बहन जी ने हमारे ज़िले को जिला देकर हमारे देश नहीं दुनिया में पहचान दी। नोएडा अगर आज दुनिया में जाना जाता है तो माननीय बहन जी की वजह से जाना जाता है। मनवीर भाई, आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं आप चुनाव के मैदान में? देखिए, यहाँ जनता की समस्या ही हमारे मुद्दे हैं। यहाँ घर खरीदार के पास आप जाइए, जो ये वोटर मानते हैं बीजेपी वाले हमारे वोटर हैं, शहरी मतदाता सोसाइटी, आप उनके घर जाके देखिए। उनका 5 साल हर रविवार और हर शनिवार यानी छुट्टी का दिन, ये बेचारे हमारे घर खरीदार हैं, इनको एक रविवार या शनिवार मिलता है। कोई नौकरी, सब ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले लोग हैं। कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। फैमिली को टाइम इनको रविवार को देना होता है। फैमिली के साथ समय गुजारने के बजाय अपनी फैमिली और मित्रों को, रिश्तेदारों को लेकर किसी न किसी गोल चक्कर में बैठे रहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए। सारा का सारा, जब बिल्डर 10% पैसा दे के प्राधिकरण बिल्डर को रजिस्ट्री कर सकती है उसको सारी की सारी ज़मीन की, तो सारा का सारा पैसा जमा करके अपनी सारे जीवन भर की जमा पूंजी बैंक से लोन वोन लेके अपने खून पसीने की कमाई को जमा करके घर खरीदार की रजिस्ट्री क्यों नहीं प्राधिकरण करता है? वो इस बात के लिए 4.5 साल 5 साल हर रविवार को और शनिवार को चौराहे पे तख्ती लेके बैठे रहते हैं, कब पदयात्रा निकालते हैं। वो बिल्डरों की तानाशाही और बिजली पर बिचौलियागिरी और जमाखोरी के खिलाफ लड़ते रहते हैं। वो जो बिल्डरों की जो मेंटेनेंस है, यहाँ का घर खरीदार अपने पैसे से अपना सफाई कर्मचारी रखता है, अपने पैसे से अपना गार्ड रखता है, अपने पैसे से लिफ्ट चलाता है, अपने पैसे से पार्क का रखरखाव करता है, और जिसको पैसा देता है वही उसको धमकाता भी है। बिल्डर और प्राधिकरण ने मिलकर घर खरीदारों को बंधुआ मजदूर बना दिया, कैद कर लिया है, पूरी तरह से कैदी बना दिया है। और ये बेचारे लोग जो अब इस क्षेत्र के मालिक हैं, अपना घर के वो मालिक हैं, उनको मालिकाना हक देने के बजाय उनको मतलब एक तरह से उनका अपमान करते हैं। और वो जब बैठते हैं धरने पे तो उनको धमकाया जाता है बिल्डर द्वारा, मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। पिछले 4.5 साल में एक भी ना MLA MP उनके बीच में कोई नहीं गया। अभी पीछे लारे जिनसे हमें 3 दिन तक पानी नहीं आया। 22 मंजिला सोसाइटी है साहब, मतलब आप सोचो 3 दिन तक एक बिल्डर की लापरवाही से पानी की मोटर ख़राब हो गई। 3 दिन तक मोटर नहीं आई बिल्डर पे, और प्राधिकरण ने टैंकर ऐसे भेज दिए, वो भी जब शोर मचाया जैसे राजस्थान में भेज देते। आप सोचो 18 मंजिल कैसे पानी बच्चा लेके जाएगा, महिला 18 मंजिल पानी कैसे लेके जाएगी? कोई उनके बीच में नहीं पहुंचा। अगर बिल्डर की घर की मोटर बिजली की ख़राब हो जाती, पानी की ख़राब हो जाती तो 5 मिनट में आ जाती। किसी MLA MP की ख़राब हो जाती तो 1 मिनट में आ जाती। प्राधिकरण के किसी अधिकारी को तो 2 मिनट में तुरंत आ जाती। यहाँ आप नौजवानों को देखिए, वो हायर फैक्ट्री के बाहर धरने दे के बैठा हुआ है
कि मेरी ज़मीन पर, मेरी पुश्तैनी ज़मीन पर लगी फैक्ट्री में मुझे रोज़गार क्यों नहीं है। वहाँ ये बोर्ड क्यों लगा दिए कि 200 किलोमीटर दूर का लोगों को लिया जाएगा। आप देखिए नोएडा के किसान धरने में बैठे, उधर एनटीपीसी के किसान धरने में बैठे, उधर जो है आपके यहाँ डीएमआईसी से प्रभावित जो गाँव के किसान है वो धरने बैठे। किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी सब परेशान। आपने कोविड में देखा, एक शराब कारोबारी की तो ठेका चल रहा है, लेकिन उसी के बगल में एक पान लगाने वाले का नहीं चल रहा। एक जूता गांठने वाले, जूता पॉलिश करने वाले का इसलिए बंद कर दी कि कोविड है, जबकि दिन में 10 जूते पॉलिश करने आते होंगे बेचारे। और एक शराब के ठेकेदार की इसलिए चला दी क्योंकि वो पूंजीपति की है। मनवीर भाई, आपने काफ़ी समस्याएं बताई, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है क्षेत्र की, उस समस्या पर, उस परेशानी पर जो अभी तक मौजूदा विधायक हैं उन्होंने काम नहीं किया है, ऐसा इसीलिए समस्या है ना। सबसे बड़ी जो आपको लगता है कि जिस पर विधायक ने, जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने काम नहीं किया है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना था, क्योंकि हमारी ज़मीन जाने से, ज़मीन केवल हमारी संपत्ति नहीं थी, वो हमारा आय का साधन भी थी। ज़मीन जाने से हमारा यहाँ का जो नौजवान है वो बेरोजगार हो गया है। यहाँ जो फैक्ट्री लगी हैं, उस फैक्ट्री में अगर 1 लाख वर्कर लिए जाने हैं तो 50 लाख हमारे यहाँ के नौजवानों को लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान विधायक को कराना चाहिए था, लेकिन इसका समाधान उन्होंने नहीं किया, उल्टा बोर्ड लगवा दिए कि 200 किलोमीटर दूर का लिया जाएगा। दूसरा किसानों की समस्या है और घर खरीदारों की समस्या है। अपनी अपनी जगह घर खरीदार उसमें जो उनके लिए उनकी समस्या बड़ी है, किसानों की समस्या उनके लिए बड़ी है। नौजवानों की इसलिए ज़्यादा बड़ी है कि बड़ी तादाद में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। वो पढ़ता है बेचारा, मेहनत करता है दिन रात, कैसे कैसे उसका पिताजी, उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लेकिन वो डिग्री लेकर अपने माथे पे मार रहा है, मैं क्या करूँ उसका। लेकिन जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो कसीदे पढ़ते हैं कि हमने बहुत काम किया है। और जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि अभी पिछले महीने वो यहाँ पर भी आए थे नोएडा में भी, तो उन्होंने कहा था कि हमने आगे एक काम गिनवा दे। वो तो गिनवा के गए थे वहाँ से। क्या काम गिनवाए? अपना एक काम गिनवा दे ना, अपना एक काम गिनवा दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे के भाजपाइयों से कहता हूँ, एक काम सत्ता दल के लोग गिनवा दें अपना, कि जो किया भी हो और चला भी हो। माननीय बहन जी के टाइम पे जो योजनाएं ही वही चल रही हैं। एयरपोर्ट की बात करके गए, जहाज लेके कौन आया? प्रस्ताव को लेके कौन आया था? वहाँ के लिए सड़क किसने बनवाई थी? वो जगह किसने चिन्हित की? उसके लिए प्रस्ताव केंद्र में किसने भेजा? माननीय बहन जी ने ना। तो अब इनका तो नहीं है। कह रहे हैं कि फर्श पे तो हम ही लेकर आए ना, अर्श पे उनका क्या है? ये ठीक आगे बढ़ाया उन्होंने, लेकिन उनका नहीं है, वो माननीय बहन जी का है। माननीय बहन जी अगर वहाँ रोड नहीं बनाती, जेवर एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाती, बन जाता क्या? नहीं बनता। और जितना ये सोच नहीं सकते माननीय बहन जी ने, उतना काम कराया। देखिए आप, वो 2011 में सचिन तेंदुलकर एक लेख पढ़ी है आप, मैं दिखाऊंगा उसको। फॉर्मूला 1 के लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने कहा था, थैंक्स बहन जी। उन्होंने कहा था कि इतना प्यारा एक शहर बसाने के लिए। अच्छा, अब क्या लगता है आपको, अगर आप विधायक बनते हैं, जीतते हैं, या जनता आपको पसंद करती है और जिता देती है चुनाव, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता 3 है। वैसे तो प्राथमिकता शिक्षा, चिकित्सा भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो बुनियादी हैं तौर पे वो हैं। एक तो हमारे यहाँ घर खरीदारों को, उनको घर वापस होना चाहिए, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। नौजवानों को जो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हैं या लगेंगी, 50% का आरक्षण। और शिक्षा और चिकित्सा पे जो ये व्यापार चल रहा है, इसको बंद कराना है। अथॉरिटी के अंदर आप देखेंगे, अथॉरिटी के अंदर हम लोगों का बजट है, और हम लोगों की परेशानी क्या है? एजुकेशन और हेल्थ और नौकरी, तीनों पे कोई काम नहीं होता। प्राधिकरण के अंदर आप पूछ लीजिए, प्राधिकरण क्या है आज की डेट में? केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर खोल के, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी डीलर बन के रह गया है। माननीय बहन जी की सरकार में काम किए थे।
आप देखिए यूनिवर्सिटी जैसे माननीय बहन जी ने बनवाया, हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य सरकार ने ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाई हो जरा बता दो। जैसा जिला अस्पताल माननीय बहन जी ने बनवाया निठारी में, आप जाके देखिए 22 मंजिला, ऐसे जिला अस्पताल सरकारी किसी राज्य सरकार ने बनाया हो तो जरा बता दीजिए। जैसे बालक इंटर कॉलेज, आज उनकी दशा देखिए जाके। आप कहते हैं कि लेकिन ये विपक्ष, और जब तो विपक्षी हुआ करता था तब तो ये कहते थे पत्थर वाली सरकार, अखिलेश यादव खुद कहते थे। तो क्या जंगल रहना चाहिए? ये तो जंगली लोग हैं, इनको तो जंगल पसंद है। तो जनता को तय करना चाहिए था ना, लेकिन उस टाइम तो फिर देखिए जनता को, देखिए मीडिया के माध्यम से जनता को बहकाया गया है। और माननीय बहन जी चूँकि किसी पूंजीपति से कोई चंदा नहीं लेती, वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो उनके वर्कर हैं, गरीब लोग हमारी पार्टी है, उन्हीं से लेकर वो पार्टी चलाती है और उन्हीं के लिए नीतियाँ बनाती हैं। अब ये तय होता है, मौजूदा सरकार है, आपको पता है, बेचने वाले भी दो और चलाने वाले भी दो, तो उनसे द्वारा चंदा आता, उन्हीं के लिए नीतियाँ बनती है। तो ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैं तो कहता हूँ कि बता देना इन्होंने कौन सा काम किया है, एक काम गिनवा दें कोई भी। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि क्या 2017 में जिस तरह की मोदी और योगी फेस पर वोट हुआ था, 2017 में सरकार आई, क्या अब की बार भी इस तरह का चुनाव में लगता है कि इस बार भी यही असर रहेगा चुनाव? देखिए, आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को जितना कमज़ोर कर सकते थे उतना कमज़ोर किया है। आज मुद्दों पे राजनीति नहीं हो रही है, व्यक्ति पे राजनीति हो रही है। माननीय बहन जी के टाइम मुद्दों पर राजनीति होती थी, गरीब के लिए काम होता था। आज क्या है, आज हमारे एमएलए एमपी इसलिए बैठे हैं कि मोदी पे वोट मिल जाएंगी। उनको ये लगता है कि हम कुछ भी ना करें तब भी हम जीत जाएंगे, तो इसलिए उनकी जवाबदेही जनता के प्रति ख़त्म हो गई है। आपने एमएलए क्यों चुना? आप एमपी क्यों चुनते हैं? ऐसे तो फिर आप सीधा बाकी देशों की तरह सीधा ही करा दीजिए। इसलिए चुनते हैं ना कि वो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानी है, उनको उठाएं विधानसभा और लोकसभा में। आज वो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो एक टेलीविज़न से जो वेव बनाई जाती है मोदी योगी के नाम पे, उससे जीत जाएंगे। तो इसलिए उनकी जवाबदेही जनता के प्रति ख़त्म। और जब उनकी जनता के प्रति जवाबदेही ख़त्म है तो लोकतंत्र ख़त्म। ऐसे लोकतंत्र कम हुआ है। पहले क्या होता था, विधायक काम करता था तो जीता, नहीं करता तो हारता था। आज क्या है कि फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा। हमारा ये मानना है कि मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारे लोग भी मजबूत होंगे। अच्छा, पिछले अगर हम बात करें लगभग 8-10 सालों में जो बदलाव आया, राजनीति में जो बदलाव आया है, क्या इस बार, अब की बार जनता उस बदलाव को अनदेखा कर देगी? अभी आपने कहा फेस की राजनीति जो होती थी, उसको बदलाव क्या, राजनीति में गिरावट आई है। जो मौजूदा हमारे जो सरकार है, चाहे हमारी वो केंद्र की सरकार है या हमारे राज्य की सरकार है, आपने देखा लखीमपुर खीरी में पहले अगर दुर्घटना होती थी तो मंत्री जी इस्तीफा दे देते थे। हमारी माननीय बहन जी ने इसलिए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया 2014 में, एक सहारनपुर घटना में उनको बोलने नहीं दिया गया था। अब आज देखिए राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं विपक्ष, और उस मंत्री, जिस मंत्री ने, जो गृह राज्य मंत्री है, वो है रक्षा मंत्री है, जो जिसकी जिम्मेदारी है रक्षा की, वो धमकी देता है उसका बेटा किसानों को ऐसे भेड़ बकरियों तरह कुचल देता है। राज्यसभा में सर विपक्ष के लोग उसको मुद्दे को उठा रहे हैं और वो कुर्सी से चिपका हुआ है और सरकार उसको हटा नहीं रही है। ये गिरावट है। पहले आप देखिए घटना पे इस्तीफा होते थे, आप नीतीश जी ने दिया है, ममता जी ने दिए हैं, हमारी बहन जी ने इस्तीफा कुर्सी में लात मार दी। आज ये गिरावट आई, ये गिरावट अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये लोग समझ गए हैं कि ये कुर्सी जीवी लोग हैं और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी जीवी लोग हैं। आप अपने क्षेत्र के लिए आपका क्या विकास मॉडल रहेगा? अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या विकास मॉडल रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, हम राजनीति, बाबा साहब का सपना था कि गरीब के लिए हर किसी को बराबर का अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। हमारा यही मॉडल रहेगा, सभी का अधिकार और सभी को सम्मान। आज घर खरीदार है, उसको अपमान किया जाता है, उसको मालिक बना के उसका सम्मान किया जाएगा। सभी समाज का
माननीय बहन जी ने हमारे समाज का जितना सम्मान किया, 4-7 मंत्री, पश्चिम में कोई ये नहीं जानता था कि मंत्री चीज़ की नाम की चिड़िया होती क्या है। हमारे समाज में उनको सम्मान दिया, प्रजापति समाज को दिया, सैन्य समाज को सम्मान दिया, पंडित ब्राह्मण को, यानी आप सभी का सम्मान। दादरी विधानसभा में ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसको ख़त्म करके हम जनता जो अब तक नेतागिरी चल रही है उसको जनतागिरी हम चलाएंगे और जनता के लिए काम होंगे और लगे कि हाँ वास्तव में लोकतंत्र है, सबका सम्मान है और सबके लिए काम किया जा रहा है। मैं कौन होता हूँ? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, करने वाले यही लोग हैं। हम सब मिलके इस दादरी के लोग अपनी दादरी को दिशा और दशा ज़रूर बदलेंगे और हाँ, सबको घमंड होगा कि हाँ ये इस तरह की मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मजहबी भाषण की नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर भाई। मध्यम परिवार से आने वाले मनवीर भाटी अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और ये राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, क्योंकि छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे और सामाजिक मुद्दों पर आगे बढ़कर लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं और यही कारण है कि आज जनता के बीच में उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और ये 10 तारीख यानी 10 फरवरी को वोट में तब्दील होकर ये बता देगा कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका दादरी विधानसभा पर लगने वाला है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।